नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत पेपर का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं जो कि वर्ष 2021 में पूछा गया था। अगर अभी तक जितने भी प्रथम सेमेस्टर के प्रश्न पत्र आयोजित हुए हैं सभी वर्षों को मिलाकर के सभी सब्जेक्ट्स का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है एकोन त्रिंशत शब्द बोधक है। तो एकोन त्रिंशत का मतलब क्या होता है ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर त्रिंशत, एकोन त्रिंशत दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पहला एकोन और दूसरा त्रिंशत। त्रिंशत का मतलब होता है 30 और एकोन का मतलब होता है कि उससे एक कम, यानी 30 से एक कम क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 29 आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है 29, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी पहले विकल्प में देखिए 19 दिया गया तो ये गलत हो जाएगा, 39 दिया गया तो ये भी गलत हो जाएगा और उसके बाद से 31 दिया गया तो ये भी गलत हो जाएगा। एकोन त्रिंशत यानी 30 से एक कम यानी 29, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में दा धातु का रूप है। दा धातु का हमसे किस में पूछा जा रहा है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में। ठीक है, स्क्रीन पर आप दा धातु लट लकार यानी वर्तमान काल में जो रूप चलता है देख पा रहे होंगे। प्रश्न में हमसे प्रथम पुरुष की बात की गई थी और बहुवचन की बात की गई थी। तो प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा, हमारा रूप हो जाएगा ददती, इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, ददती। पहले विकल्प में देखिए ददाती दिया गया तो ये गलत हो गया, दूसरे में देखिए ददंती दिया गया तो ये भी गलत हो गया, तीसरे में देखिए ददासी दिया गया तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, विकल्प नंबर 4 ददती, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिकरण कारक का चिन्ह है। स्क्रीन पर आप कारक चिन्ह देख पा रहे होंगे। यहां पर ये देखिए ये कारक दिया गया है और इसके कौन से चिन्ह प्रयुक्त होते हैं यहां पर ये दिया गया है। प्रश्न में हमसे अधिकरण कारक के बारे में पूछा गया था। तो अधिकरण कारक में देखिए जो कारक चिन्ह प्रयोग होता है वो में और पर यूज होता है। ठीक है, में और पर, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है में और पर, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लिखसी किसका रूप है। स्क्रीन पर आप लिख धातु का लट लकार देख पा रहे होंगे। यहां पर प्रश्न में हमसे लिखसी के बारे में पूछा गया था। तो देखिए लिखसी किसका रूप हो जाएगा, ये मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लूता शब्द का अर्थ है। तो लूता का मतलब क्या होता है ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया चूहिया, तो चूहिया तो होगा नहीं क्योंकि मूसिका का मतलब होता है चूहिया, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। भौरा भी नहीं होगा क्योंकि भौरा को संस्कृत में भ्रमण कहते हैं, भ्रमणा कहते हैं, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। हंस भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हंस को अगर संस्कृत में बोले तो हंस को संस्कृत में मरालह कहते हैं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा मकड़ी। मकड़ी को संस्कृत में हम लोग लूता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूता बोलते हैं। तो लूता का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 मकड़ी, इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। दोस्तों यहां से अति लोक उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। छठा प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहा जा रहा है 2 पशु और 2 पक्षियों के नाम लिखिए। संस्कृत में आपको 2 पशु और 2 पक्षी के नाम लिखने हैं। पहले पशु के नाम देख लेते हैं। तो संस्कृत में कोई भी 2 पशु आप लिख सकते थे, जैसे कि बकरी को संस्कृत में हम लोग क्या बोलते हैं, अजाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अजाह हो जाएगा। एक तो ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भैंस को हम लोग महिषह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महिषह। दूसरा ये लिख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जानवर है, जैसे कि भेड़ लिख सकते हैं। भेड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मेषह बोलते हैं। मेषा मीन्स होता है भेड़। ठीक है, उसके बाद से आप घोड़ा लिख सकते हैं जिसे अश्वह बोलते हैं। तो ये सब कई लिख सकते हैं। प्रश्न में हमसे सिर्फ 2 ही पशु के नाम पूछा गया था, तो ये हो गया पशु के नाम। अब अगर पक्षियों के नाम की बात की जाए, पहला आप कोयल लिख सकते हैं। कोयल को संस्कृत में कोकिलह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोकिलह हो जाएगा पहला पक्षी का नाम। दूसरा आप लोग कबूतर लिख सकते हैं जिसको संस्कृत में कपोतः बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कपोता हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे पक्षी के नाम, जैसे कि तोता जिसे हम लोग शुकह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुकह बोलते हैं। इसके अलावा आप उल्लू को लिख सकते हैं जिसका नाम होता है उल्लुकह। क्या होता है, उल्लुकह लिख सकते हैं। इसके अलावा मोर लिख सकते हैं जिसका नाम मयूरा होता है। क्या होता है, मयूरा। तो ये बहुत सारे पक्षी हैं जिनमें से सिर्फ आपको 2 ही पक्षी का नाम लिखना था, तो कोई भी 2 पक्षी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं। तो हमसे बोला गया नाम लिखिए। तो संस्कृत में कुल 3 पुरुष होते हैं। पहला
कौन सा होता है? पहला होता है हमारा उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है प्रथम पुरुष। ये 3 पुरुष होते हैं संस्कृत में। देखिए, डीएलएड की परीक्षा की खासियत यही है कि जितना आपसे पूछा जाए सिर्फ आप उतना ही लिखिए। हमसे केवल पूछा गया संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं नाम लिखने के लिए, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये 3 नाम लिख करके आप छोड़ देंगे। ज़्यादा अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा आप ना लिखें, क्योंकि जितना आप सटीक लिखेंगे उतना ही आपको सटीक नंबर भी दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भविष्यत काल के लिए कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? तो भविष्यत काल के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? लिट लकार सटीक जवाब हो जाएगा। आपको केवल लिखना था लिट लकार प्रयोग किया जाता है भविष्यत काल के लिए, ठीक है, लिट लकार। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्या ददाति विनयम का क्या आशय है? तो देखिए, विद्या का मतलब होता है ज्ञान, विद्या का मतलब क्या होता है? ज्ञान, और ददाती का मतलब होता है देती है, और विनयम का मतलब होता है विनम्रता, यानी कि ज्ञान से विनम्रता मिलती है, या फिर ज्ञान हमें विनम्रता देती है। इस सेंस में होता है कि जो ज्ञान होता है वो हमें विनम्र बनाता है, उस सेंस में आप कह सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विद्या ददाति विनयम का अर्थ क्या हो जाएगा कि विद्या यानी ज्ञान हमें विनम्रता देती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मतिः शब्द किस विभक्ति और वचन में है? स्क्रीन पर आप मति शब्द का विभक्ति रूप और वचन देख पा रहे होंगे। प्रश्न में हमसे मति के बारे में पूछा गया था, तो ये विभक्ति कौन सा हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति, और वचन कौन सा हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। यही प्रश्न केवल पूछा गया था कि मति शब्द किस विभक्ति और वचन में है, तो विभक्ति हम लोग क्या लिख देंगे? द्वितीय विभक्ति, और वचन में क्या हो जाएगा? बहुवचन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, गम धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष का रूप लिखिए। स्क्रीन पर आप गम धातु का लंग लकार रूप देख पा रहे होंगे। यहां पर हमसे प्रथम पुरुष के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो प्रथम पुरुष क्या हो जाएगा? देखिए, ये प्रथम पुरुष का होता है, तो ये पूरी लाइन आपको लिखना है, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छान, ठीक है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छान, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये एक वचन का है, ये द्विवचन का है, और ये बहुवचन का है, ठीक है। ये प्रथम पुरुष होता है, ठीक है। तो यही हमसे पूछा गया था कि गम धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष रूप लिखना है तीनों में। तो एक वचन में इसका अगच्छत हो जाता है, द्विवचन में अगच्छताम हो जाता है, और बहुवचन में अगच्छान हो जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं, जो कि 2 अंक के प्रश्न होते हैं। 12वां प्रश्न पूछा गया था, संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए लट लकार, लट लकार का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष यानी कि इसे अन्य पुरुष के भी नाम से जानते हैं, जैसे कि जो बोलने वाला होता है वो तो उत्तम पुरुष होता है, और जो सुनने वाला होता है यानी जो श्रोता होता है वो मध्यम पुरुष होता है, और अगर इनके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति की बात की जाए तो वो प्रथम पुरुष या फिर अन्य पुरुष होता है। कहा जा रहा है कि प्रथम पुरुष में 4 वाक्य संस्कृत में लिखिए, तो कोई भी 4 वाक्य आपको लिख देना था, ठीक है। किस में लिखना है? लट लकार यानी वर्तमान काल में और प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हुए। तो आप लिख सकते हैं, रमा जाती है, तो रमा जो है वो प्रथम पुरुष हो जाएगी, और रमा जाती है, तो देखिए ये वर्तमान काल हो जाएगा। तो इसका संस्कृत में हम लोग क्या लिख सकते हैं? रमा गच्छति लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रमा गच्छति, ठीक है। दूसरा वाक्य आप लोग लिख सकते हैं, ये पहला वाक्य हो गया, 4 वाक्य लिखना है, तो दूसरा लिख सकते हैं कि बालक जाता है, तो बालक का क्या हो जाएगा? बालकः हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बालकः, और जाता है का बालक जाता है यानी कि बालकः गच्छति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गच्छति, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा हम लोग लिख सकते हैं कि राम पढ़ता है, तो राम का क्या हो जाएगा? रामा हो जाएगा, और पढ़ने का क्या हो जाएगा? पठती हो जाएगा, रामा पठती, ठीक है। इसी प्रकार से चौथा वाक्य क्या हो जाएगा कि बालिकाएं पढ़ती हैं, तो अब बालिकाएं जो हैं वो बहुवचन में है, तो बालिकाएं का हम लोग क्या लिख सकते हैं? बालिका, और पठंती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पठंती यहां पर हो जाएगा, यानी कि ये 4 वाक्य आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, अस्मद शब्द का रूप प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों में लिखिए। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, अस्मद शब्द का
विभक्ति रूप। यहाँ पर प्रथमा हमसे पूछा गया था, तो एक तो ये आपको पूरी लाइन लिखनी है। एक वचन में अहम होता है, द्विवचन में आवाम होता है और बहुवचन में वयम होता है। इसके बाद से तृतीया पूछा गया था, तो एक वचन में मया होता है, द्विवचन में आवाभ्याम होता है और बहुवचन में आस्माभि होता है। चतुर्थी का पूछा गया था, तो आप ऐसे लिखेंगे मह्यम, आवाभ्याम और अस्मभ्यम। इसी प्रकार से सप्तमी का पूछा गया था, तो मई, आवयोः, अस्मासु। तो इसी प्रकार से आपको लिखना था विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और ये वाली पूरी लाइन लिखनी थी प्रथमा विभक्ति का। उसके बाद से तृतीया विभक्ति, ये वाली पूरी लाइन लिखनी थी। उसके बाद से चतुर्थी विभक्ति, ये वाली पूरी लाइन लिखनी थी, और सप्तमी विभक्ति, ये वाली पूरी लाइन लिखनी थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1 से 10 तक की संख्याओं को संस्कृत पुल्लिंग शब्द में लिखिए। तो एक को हम लोग एकः बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं? एकः हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द में लिखना है, ठीक है। 2 को हम लोग द्वौ बोलते हैं। 3 को हम लोग त्रयः बोलते हैं। इसी प्रकार से 4 को चत्वारः बोलते हैं। 5 को पंच बोलते हैं। 6 को षट बोलते हैं। 7 को सप्त बोलते हैं। 8 को अष्ट बोलते हैं। 9 को नव बोलते हैं और 10 को दश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दश। तो ये आपको लिखना था 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं को संस्कृत पुल्लिंग शब्द में, ठीक है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगले प्रश्न में यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है और इसका हमें अर्थ बताना है। श्लोक दिया गया है, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यानी कि कहा जा रहा है कि कौवे की तरह चतुर, बगुला की तरह ध्यान करने वाला, स्वान की तरह कम निद्रा तथा कम खाने वाला, गृह का यानी घर का त्याग करने वाले, ये 5 लक्षण विद्यार्थी के होते हैं। देखिए, अगर हमें नहीं भी पता होता इसका पूरा अर्थ, तो आप इसको तो छोटे छोटे शब्दों में तोड़ करके इसका अर्थ निकाल सकते थे। काक मीन्स क्या होता है? कौवा होता है। और यहां पर देख लीजिए, वको ध्यानम, वक मीन्स क्या होता है? ये वक मीन्स हमारा क्या होता है? ये होता है बगुला होता है। तो कौवे की तरह चतुर और बगुले की तरह ध्यान लगाने वाला। देखिए यहां पर ध्यान वर्ड आया हुआ था ना। उसके बाद से स्वान मीन्स होता है कुत्ता। स्वान मीन्स क्या होता है? कुत्ता। अब देखिए, कुत्ता बहुत कम नींद लेता है, यानी उसकी नींद बहुत कमजोर होती है। थोड़ा सा खट से आवाज आया, तुरंत उसकी नींद टूट जाती है। वहीं बोला जा रहा है स्वान निद्रा, यानी कुत्ते की तरह सोने वाला, यानी कि बिल्कुल एक तरीके से सजग रह करके सोने वाला। तथैव च अल्पाहारी, अल्पाहारी, अल्प का मतलब होता है कम और हारी का मतलब होता है भोजन ग्रहण करना, यानी कि जो कम खाने वाला हो। और गृह त्यागी, गृह का मतलब होता है घर, और त्यागी का मतलब जो घर को त्याग दिया हो। तो ये जो 5 लक्षण है, ये विद्यार्थी के बताए गए हैं। ये इस तरीके से आप तोड़ तोड़ कर भी इसका अर्थ निकाल सकते थे। और इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, कौवा की तरह चतुर, बगुला की तरह ध्यान करने वाला, स्वान की तरह कम निद्रा तथा कम खाने वाला, गृह का त्याग करने वाला, ये 5 लक्षण विद्यार्थी के होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनुकरण वाचन के उद्देश्य बताइए। तो देखिए, वाचन का मतलब होता है कि बोल करके पढ़ना। वाचन का मतलब क्या होता है? बोलना, यानी बोल करके पढ़ने के सेंस में। और अनुकरण का मतलब कि किसी का अनुकरण करते हुए, जैसे कि सही तरीके से पहले टीचर के द्वारा उसको पढ़ा जाता है और उसके बाद से बच्चे पीछे पीछे उसका अनुकरण करते हैं, उनका अनुकरण करते हुए पढ़ते हैं। इसी को बोलते हैं अनुकरण वाचन। तो हमसे ये बोला जा रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य आप लिख सकते हैं, शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श वाचन का अनुकरण करना। क्योंकि हो सकता है कि बच्चे सही तरीके से उच्चारण ना कर रहे हो, तो पहले टीचर के द्वारा सही तरीके से उच्चारण करके दिखाया जाएगा और बच्चे उसका अनुकरण करेंगे और तब पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं, उच्चारण को शुद्ध बनाना। क्योंकि बच्चे अगर उच्चारण संबंधी त्रुटियां कर रहे हैं, तो सही से अगर टीचर उच्चारण करेगा तो उच्चारण संबंधी जो त्रुटियां थी उनको दूर किया जा सकता है, और उसके बाद टीचर के बाद बच्चे उनका अनुकरण करेंगे, तो निश्चित तौर पर बच्चों में उच्चारण के प्रति शुद्धता आएगी। तीसरा आप लोग लिख सकते हैं उद्देश्य में कि वाचन में गति और प्रवाह एक तरीके से में वृद्धि हो जाती है। अगला आप लोग लिख सकते हैं, वाचन करते समय अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का भी विकास हो जाता है। क्योंकि बीच बीच में जो कठिन वर्ड्स आएंगे उनका टीचर के द्वारा अर्थ भी बताया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख उद्देश्य आप लिख सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 17 की। दिया गया है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं और इनका अनुवाद हमें संस्कृत में बताना है। पहला वाक्य है, तुम पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो को संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। पहले वाक्य में जो कर्ता है तुम,
ये क्या है, ये मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष एक वचन है, ठीक है, मध्यम पुरुष एक वचन है। और यहाँ पर देखिए ता है, ती है, ते हैं, ये हमारा प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल को संस्कृत में क्या बोलते हैं, लट लकार बोलते हैं। यानी कि पढ़ने का कार्य, जो यहाँ पर वर्ब है पढ़ना, उसका भी हमें पठ धातु का लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कर्ता है वो मध्यम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी उसी के हिसाब से मध्यम पुरुष एक वचन, पठ धातु का मध्यम पुरुष एक वचन पटसी होता है। तो तुम को हम लोग क्या बोलते हैं, तुम को हम लोग त्वम बोलते हैं। तुम को क्या हो जाएगा, तुम का त्वम हो जाएगा, और उसके बाद से पटसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पटसी। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, त्वम पटसी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहले का तुम पढ़ते हो, त्वम पटसी। अगला दिया गया था हम दोनों जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम जो है वो मैं का एक तरीके से मैं क्या होता है, ये आपका उत्तम पुरुष होता है। और उत्तम पुरुष में अगर मैं बोलूँ तो वो एक वचन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ हम दोनों तो वो द्विवचन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अब मैं क्या हो जाता है, अस्मद जो शब्द रूप से चलता है, अहम आवाम वयम, उसके अनुसार आपको हम दोनों का अनुवाद क्या हो जाएगा, आवाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवाम हो जाएगा, क्योंकि ये अस्मद का प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है, आवाम, ठीक है। तो अब हम दोनों के हिसाब से जाने का, यहाँ पर देखिए जाते हैं, जाता है, ती है, ते हैं, ये भी प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वर्तमान काल को। यानी कि गम धातु का, ध्यान से समझिएगा, गम धातु का प्रथमा विभक्ति और द्विवचन का रूप हमें लिखना है। गम धातु का प्रथमा विभक्ति द्विवचन रूप हमें लिखना है लट लकार में, ठीक है। अब चूंकि हम दोनों जो था वो उत्तम पुरुष का था, तो गम धातु का उत्तम पुरुष द्विवचन रूप जो चलता है वो होता है गच्छावह होता है। क्या होता है, गच्छावह। तो हमारा पूरा अनुवाद क्या बनेगा, आवाम गच्छावह, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें स्पष्ट हो रही होंगी। तीसरा वाक्य दिया गया है मैं प्रतिदिन खेलता हूं। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो करता है, खेलने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा है। तो मैं जो है वो उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। और यहां पर क्रिया क्या हो रही है, खेलने का, यानी कि क्रीड़ा का। तो अब जो क्रीड़ा धातु होता है उसका हमें उत्तम पुरुष एक वचन रूप लिखना है, ठीक है। तो मैं का तो सीधे तौर पर हमारा हो जाएगा अहम, और प्रतिदिन का क्या हो जाएगा, प्रतिदिनम, अहम प्रतिदिनम। उसके बाद से खेलता हूं, तो इसका क्या हो जाएगा, क्रीड़ामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रीड़ामी, ठीक है। क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन के रूप में जब आप चलेंगे तो क्रीड़ामी यहां पर आएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, पूरा अनुवाद क्या हो जाएगा, अहम प्रतिदिनम क्रीड़ामी, इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला वाक्य दिया गया है वे सब बाजार गए। तो सबसे पहले तो हमें यह तय करना होता है कि ये किस टेंस में है। तो बाजार गए, ये भूतकाल का टेंस है। भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में संस्कृत में हम लोग लंग लकार का रूप चलाएंगे, लंग लकार का रूप चलाएंगे। यानी कि यहां पर क्रिया क्या है, जाना, बाजार जाना। तो जाना यानी कि गम धातु का प्रयोग हम लोग किस में करेंगे, लंग लकार में करेंगे। और उसके बाद से हमें यह तय करना होगा कि कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन यूज करेंगे। तो वे सब जो है वो एक तरीके से जो पुरुष होगा वो अन्य पुरुष होगा। वे सब किस पुरुष में आते हैं, अन्य पुरुष में आते हैं। और सबकी बात की जा रही है, यानी कि ये बहुवचन की बात की जा रही है। तो अन्य पुरुष बहुवचन में वे सब के लिए जो संस्कृत में शब्द आता है वो आता है ते आता है। और बाजार को हम लोग आपड़म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपड़म बोलते हैं। तो हो जाएगा ते आपड़म। और गए, तो हमें लंग लकार गम धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन रूप लिखना होगा। तो इसका गम धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन जो रूप होता है वो होता है आगच्छान। क्या होता है, आगच्छान होता है। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, ते आपड़म आगच्छान। ऑप्शन यही इसका बिल्कुल सही अनुवाद हो जाएगा, ते आपड़म आगच्छान, यानी वे सब बाजार गए, इसका सही अनुवाद होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था लंग लकार किस काल के लिए प्रयुक्त होता है, 2 उदाहरण लिखिए। तो लंग लकार भूतकाल के लिए प्रयोग होता है और 2 उदाहरण हमसे पूछा गया था। तो कोई भी 2 वाक्य आप लिख सकते हैं। पहला कि तुम पढ़ते थे, तो इसका आप संस्कृत में लिख सकते हैं, तुम का हो जाएगा त्वम। और चूंकि ये लंग लकार में हमें चलना है पठ धातु का, तो अपठ हो जाएगा, अपठः, त्वम अपठः, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। क्योंकि अपठः कैसे आया, ये पठ धातु का त्वम क्या था, ये मध्यम पुरुष
एक वचन था, तो उसी के हिसाब से पठ धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में अपठा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, तुम पढ़ते थे यानी कि त्वम अपठा। हमसे दो वाक्य पूछा गया था ना, दो उदाहरण लिखिए, तो ये पहला उदाहरण हो गया, तुम पढ़ते थे यानी कि त्वम अपठा। एक और उदाहरण हमें बताना है, तो दूसरा उदाहरण आप लिख सकते थे कि तुम सब पढ़ते थे, ये भी भूतकाल का है, तुम सब पढ़ते थे। तो इसका हमारा संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा यूयम अपठत। क्या हो जाएगा, तुम सब, आपका क्या है, ये मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो इसका मध्यम पुरुष बहुवचन जो होता है वो होता है यूयम, और इसके बाद से पठ धातु का हमें लंग लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अपठत हो जाएगा, यानी कि यूयम अपठत इसका बिल्कुल सही अनुवाद हो जाएगा। तो प्रश्न हमसे यही पूछा गया था कि लंग लकार किस काल के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है, और दो उदाहरण हमसे पूछा गया था, तो इसके पहले एक उदाहरण आपने देखा था और ये दूसरा उदाहरण हो गया। दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2021 पेपर के संस्कृत पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी वर्षों में सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।